दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2024 की एक शानदार मूवी जिसका नाम है महाराजा। ये फिल्म एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर है जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगी। कहानी के ट्विस्ट और टर्न्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर आगे क्या होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, हमने किल फिल्म को भी एक्सप्लेन किया है जो कि एक और बेहतरीन मूवी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसे भी जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है एक सलून में जहां अपना महाराजा यानी विजय सेतुपति काम कर रहा होता है। अब उसकी सूरत थोड़ी उदास सी लगी रहती है। दुकान का मालिक उसको देखकर बोलता है, अरे भाई, इस तरह मुंह लटका कर काम करेगा तो एक भी ग्राहक यहाँ नहीं आएगा। इतने में एक आदमी अपने कुत्ते के साथ अंदर आता है और बोलता है, भाई, बाल तो मेरे कटवाने हैं, कुत्ते के नहीं। कुत्ते के बाल तो मैं पार्लर में कटवा के आता हूँ। बाल काट के महाराजा अपने मालिक को बोलता है, भाई, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, बीवी और बच्चे को मार्केट ले जाना है और थोड़ा घर का सामान भी लेना है। फिर अगला सीन मार्केट में शिफ्ट होता है जहां महाराजा अपनी बेटी के लिए खिलौना खरीदने के लिए टॉय शॉप में जाता है। कुछ सोच विचार के बाद वो आखिरकार एक खिलौना चुनता है। अब जैसे ही वो अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेकर दुकान से बाहर निकलने वाला होता है, अचानक एक ट्रक उनके घर को कुचल देता है। घर में रखा कचरे का डब्बा सीधा उनकी बेटी पर गिरता है। इस हादसे में बीवी तो वहीं मारी जाती है लेकिन बेटी बच जाती है। इसके बाद कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि उनकी बेटी ज्योति खेलकूद में एकदम फास्ट है लेकिन पढ़ाई में उतनी ही ढीली। हमेशा सब्जेक्ट में फेल होती रहती है मगर स्पोर्ट्स में आगे होने की वजह से पीटी टीचर का खास ध्यान उस पर रहता है। दूसरी तरफ महाराजा की जिंदगी में भी कुछ बदलाव आते हैं। उसकी एक डॉक्टर के साथ अच्छी यारी बन जाती है और वो दाढ़ी बनाने के लिए सीधे डॉक्टर के घर तक भी जाता है। महीने भर जितना भी काम हो लेकिन एक छुट्टी अपनी बेटी के लिए जरूर निकालता है जिसमें वो उसे घुमाने ले जाता है। अब बाप बेटी का रिश्ता भी बड़ा प्यारा दिखता है। ज्योति अपने पिताजी को छोटी छोटी बातों पर टोकती रहती है, पापा, पंखे का स्विच चालू छोड़ देते हो, चाबी भूल जाते हो और खाना भी ठीक से नहीं बनाते हो। एक दिन स्कूल में ज्योति पर इल्जाम लग जाता है कि उसने एक अश्लील वीडियो वायरल किया है। अब स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और ट्रस्टी सभी उसे जम के डांट रहे होते हैं। पहले तो महाराजा अपनी बेटी का सपोर्ट करता है और बोलता है, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। मगर तभी मैडम हाफिजा एक लड़के को पकड़ कर लाती है और बताती है कि असली कांड इस लड़के ने किया है। ट्रस्टी गुस्से में उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। महाराजा ये सब देखकर कहता है, गलती इस लड़के की थी, सजा भी इसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी बेटी को डांटा, अब माफी मांगो। ट्रस्टी नाराज होकर बोलता है, पागल हो गया है क्या, चल निकल यहाँ से, और गार्ड्स को भी बुला लेता है। मगर महाराजा हटने का नाम ही नहीं लेता। वो डंडा पकड़ लेता है और बोलता है, जब तक तुम मेरी बेटी से माफी नहीं मांगोगे तब तक मेरी बेटी यहाँ से नहीं जाएगी। अब ज्योति भी रोने लगती है और कहती है, सर, मुझसे माफी मांग लीजिए ना, मेरे पापा को माफ कर दीजिए वरना ये यहाँ से नहीं हटेंगे। ट्रस्टी को भी आखिरकार माफी मांगनी पड़ती है और मामला वहीं सुलझ जाता है। इसके 10 दिन बाद ज्योति अपने पापा को बताती है, पापा, मेरी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अच्छे नंबर आए हैं और अब मुझे स्टेट के बाहर 10 दिनों के कैंप में जाना है। जब तक मैं नहीं आती मुझे टाइम पर वीडियो कॉल करते रहना और लक्ष्मी, जो कि कचरे का डब्बा है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी, की भी खबर देते रहना। फिर एक रात महाराजा जब अपना काम खत्म करके देर रात घर लौट रहा होता है तो घर में कुछ अनहोनी हो जाती है। उसे मारपीट कर बेहोश कर दिया जाता है। इसी वक्त एक सांप भी आ जाता है लेकिन उसका इस कहानी में कुछ खास काम नहीं है। अगले दिन सीन बदलता है और एक अमीर आदमी अपनी कार गैराज में खड़ी करता है और मैनेजर को बुलाकर बहुत मारता है। कहानी में आगे बढ़ते हुए सीन शिफ्ट होता है एक गैराज में जहां एक अमीर आदमी अपनी कार लेकर पहुंचता है। वो गुस्से में मैनेजर से कहता है, मैंने गाड़ी कल ही रिपेयर के लिए दी थी लेकिन ये गाड़ी 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली हुई है, ऊपर से मेरे सर का दिया हुआ चश्मा भी गायब है। मैनेजर तुरंत धाना को बुलाता है, तूने ही गाड़ी साफ की थी, बता इनका चश्मा कहाँ गया। धाना थोड़ा टशन में रहता है लेकिन बताता है कि वो इस बात का जवाब बाद में देगा। अमीर आदमी पहले धाना को पीटता है लेकिन धाना कुछ खास असर में नहीं आता और जवाब में बोलता है, तुझे तो मैं आज रात देख लूंगा। इसी बीच दर्शकों को पता चलता है कि धाना अभी 2 दिन पहले ही जेल से छूटा है और एक बड़ा कांड पहले ही कर चुका है। अब दूसरा कांड करने की फिराक में है। रात में जब अमीर आदमी अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है तभी धाना वहाँ धमकता है। बिना कुछ कहे धाना सीधा अमीर आदमी के 2 थप्पड़ बजाता है, फिर मारपीट करता है और वहाँ का बिल पे करके शराब की बोतल अपने साथ ले जाता है। सीन अगले दिन की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में महाराजा पहुँच जाता है और वहाँ के इंस्पेक्टर को बताता है, साहब, मैं पासी में मणिकरण सोसाइटी में रहता हूँ, मेरा नाम महाराजा है, हर रोज रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करके घर जाता हूँ। एक दिन मैं घर पहुँचा तो देखा कि 3 चोर अंदर घुसे हुए थे। उन्होंने मुझे पकड़कर बुरी तरह पीटा और मेरा कचरे का डब्बा उठा कर ले गए।
आप मेरी FIR दर्ज कीजिए। पुलिस वाले महाराजा को पागल समझते हैं और कहते हैं, अरे भाई, कचरे के डब्बे की भी कोई शिकायत लिखवाता है क्या? चल यहाँ से निकल ले। लेकिन महाराजा अपनी बात पर अडिग रहता है। वह स्टेशन में रखे लकड़ी के पट्टे को पकड़ लेता है और कहता है, जब तक आप मेरी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पुलिस स्टेशन में खूब खींचातानी होती है और इस चक्कर में स्टेशन की हालत खराब हो जाती है। इसी दौरान एक सांप भी वहाँ आ जाता है। अब इस फिल्म में सांप का क्या रोल है ये तो कोई समझ नहीं पाता, मगर कहानी में इसे बार बार घुसाया जा रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। एक भ्रष्ट पुलिस वाला यानी करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। हुआ ये कि एक घर में 85 तोला सोना चोरी हो गया था। पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है और सोना मालिकों को वापस करता है। लेकिन मालिक लोग कहते हैं कि सोना तो नकली है, असली वाला ना जाने कहाँ है। पुलिस वाला तुरंत उन्हीं पर आरोप लगाता है, तुम लोग RTO में काम करते हो, महीने की सैलरी 60,000 होगी, करोड़ों का घर और लाखों का सोना कहाँ से आया? चोरी तो तुम कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी भी, अब तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। कहानी अब धीरे धीरे और पेचीदा होती जाती है, जिसमें हर मोड़ पर नए खुलासे होते हैं और दर्शक आखिरी तक सस्पेंस में बंधे रहते हैं। अब कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट आता है। अमीर दंपत्ति जिनके घर से सोना चोरी हुआ था कुछ नहीं बोलते और पुलिस वाला जो असल में खुद चोर है उस नकली सोने के साथ मौज मस्ती करता है। अब ये पुलिस वाला जब अपने पुलिस स्टेशन वापस आता है तो देखता है कि थाने की हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी है। वो गुस्से में पूछता है, ये सब क्या हुआ? सबकी नजरें महाराजा की तरफ उठ जाती हैं। नटराजन महाराजा से पूछताछ करता है और महाराजा फिर वही कहानी सुनाता है। साहब, मैं रात 10 बजे घर पहुंचा तो देखा कि 3 लोग पहले से घर में मौजूद थे। उनके मुंह पर मास्क था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ उन्होंने मुझे पकड़कर पीटा। घर में चोरी करने के बाद वे मेरा कचरे का डब्बा भी उठा कर ले गए। मेरी FIR दर्ज करो। नटराजन भी वही जवाब देता है, यहाँ से निकल जा वरना गोली मार दूंगा। लेकिन बंदूक का डर दिखाने के बावजूद महाराजा फिर लौट आता है और कहता है, मैं अपने कचरे के डब्बे को ढूंढने के लिए आपको 5 लाख रुपए दूंगा। अब ये बात जैसे ही पुलिस स्टेशन में फैलती है हर कोई हैरान रह जाता है कि कोई एक फालतू से कचरे के डब्बे के लिए 5 लाख रुपए क्यों देने को तैयार है। सब सोचने लगते हैं कहीं उस डब्बे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज तो नहीं छिपी थी, जैसे सोने के जेवर, हीरे या और कुछ। अब पुलिस वाले पूछताछ शुरू कर देते हैं। ये तो थी एक साइड स्टोरी, लेकिन यहाँ से एक और कहानी शुरू होती है। हम 2 चोरों को देखते हैं, एक का नाम है सेल्वी और दूसरे का नाम है सेलम। ये दोनों एक घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं। घर में 2 महिलाएं होती हैं और सेलम उनमें से एक का रेप कर देता है। उसके बाद ये लोग आराम से खाना खाते हैं और फिर उन महिलाओं को जान से मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस सीन से दर्शक समझ जाते हैं कि ये दोनों कितने खतरनाक और बेशर्म लोग हैं। चोरी भी करते हैं और ऊपर से अपने विक्टिम्स के साथ बुरा व्यवहार भी। इसी के साथ हम सेलम की पत्नी और उसकी छोटी बेटी को भी देखते। कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है। ज्योति जो कि एक बड़े कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन बीच बीच में वो अपने पापा को कॉल करके पूछती है, लक्ष्मी कैसी है, जरा उसकी फोटो भेजो। महाराजा इस पर ध्यान नहीं देते हैं और कॉल को नजरअंदाज कर देते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले अलग अलग मार्केट्स में जाकर नया कचरे का डब्बा खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डब्बा कहीं मिलता ही नहीं। इस दौरान सेलम जो अलग अलग घरों में चोरी करता रहता है, जब अपने घर लौटता है तो अपनी बीवी को बताता है, आज दुकान पर कम सेल हुई, छोटा आदमी हूँ, कम कमाता हूँ, लेकिन अपनी बेटी को लाखों करोड़ों की खुशियाँ जरूर दूंगा। इसी बीच एक पुलिस वाला हेडक्वार्टर्स में जाकर एक नंबर को ट्रेस करवाता है। अब ये नंबर ट्रेस करवाना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये फिल्म एक टाइम ट्रेवल मूवी की तरह है। जब सारे प्लॉट्स खुलेंगे तो आपको असली मजा आएगा। अब कहानी फिर से पुलिस स्टेशन में लौटती है, जहां महाराजा को बैठे हुए 2 दिन हो चुके हैं। तभी एक शख्स आता है और अपने दोस्त धाना की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करता है। वो बताता है कि एक मोटा आदमी आया और धाना को मारकर चला गया, क्योंकि धाना ने उसका चश्मा चुरा लिया था। अब धाना गायब है और वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा। यहाँ से हमें 2 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। असल में जब महाराजा को उन गुंडों ने पीटा था तो उसकी जेब में से एक होटल का बिल निकल आया था। उसी होटल में जाकर महाराजा को वही अमीर आदमी दिखता है, जिससे वो पूछता है, क्या आप उन गुंडों को जानते हैं जिन्होंने मुझे मारा और मेरा कचरे का डब्बा उठा ले गए? अमीर आदमी मना कर देता है और महाराजा को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तभी धाना वहाँ आ जाता है और वही सीन दोबारा क्रिएट होता है जो हमने पहले देखा था। धाना और अमीर आदमी के बीच मारपिटाई होती है। इस रात महाराजा धाना का पीछा करता है और आखिरकार उसके अड्डे तक पहुंच जाता है। वहां पर धाना के लोग भी जमा हो जाते हैं और फिर से एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन महाराजा कहता है, मुझे तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ धाना से बदला लेना है। जब धाना के लोग महाराजा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी महाराजा के हाथ में एक बड़ा कोयता आ जाता है। महाराजा
जो कि धाना का पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुंचता है। अपने हाथ में कोयता पकड़े हुए धाना की जमकर धुनाई करता है। लेकिन महाराजा का असली मकसद धाना से ये जानना था कि उस दिन उसके साथ बाकी के 2 लोग कौन थे। धाना जवाब देता है, ढूंढ सके तो ढूंढ ले, उनमें से एक पुलिस स्टेशन में है। इसके बाद धाना की मौत हो जाती है। अब जब धाना ने पुलिस स्टेशन का नाम लिया तो महाराजा का शक यकीन में बदल जाता है, और यही वजह थी कि वो बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था और पुलिस वालों की हर बात मान रहा था। उसी दिन वही मोटा अमीर आदमी जिसे धाना ने पीटा था पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करता है। अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले अपने मुखबिर नल्ला शिवम के साथ मिलकर एक पुराने दिखने वाले कचरे के डब्बे का ऑर्डर देते हैं। वो कारीगर कहता है, ठीक है भाई साहब, 2 दिन में बना कर दे दूंगा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है सेलम की तरफ। सेलम अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक ज्वेलरी की दुकान में जाता है, जहां वो अपनी बेटी के लिए एक गोल्ड की चेन खरीदता है। एक डिजाइन उसे पसंद आता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, इतना महंगा हार, तुम्हारी इतनी इनकम नहीं है, ये कैसे खरीदोगे। सेलम जवाब देता है, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूँगा। इसी बीच पुलिस वालों को धाना की बॉडी मिल जाती है और उनकी तहकीकात और तेज हो जाती है। अगले दिन सेलम अपनी बेटी के बर्थडे के लिए ज्वेलरी की दुकान से सोने की चेन लेने जाता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे फोन करती है, घर आते वक्त थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बना कर आना, एकदम डाकू गुंडे लगते हो। सेलम पास के सलून में जाकर दाढ़ी बनवाने लगता है, और ये सलून होता है महाराजा का। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 15 साल पहले की बात है, क्योंकि महाराजा के बाल काले हैं। उस समय के अखबार में एक खबर छपी थी कि कुछ डाकू गुंडे जो चोरी करने के साथ साथ शोषण भी करते हैं, फरार हैं। सेलम अपने दोस्त सेल्वी को ये जानकारी दे रहा होता है, तभी महाराजा पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुन लेता है। घबराकर सेलम सलून से निकल जाता है, लेकिन घर पहुंचने पर उसे याद आता है कि वो अपनी बेटी की चेन सलून में ही भूल आया है। वो जैसे ही सलून की तरफ वापस निकलता है, पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है, क्योंकि अखबार में न्यूज छप चुकी थी कि ये दोनों डाकू गुंडे हैं और इन्हें पकड़ना जरूरी है। इसी बीच महाराजा भी उस चेन को लौटाने के लिए सेलम के घर आता है। पुलिस वाले दोनों को पकड़ लेते हैं और इस प्रक्रिया में सेल्वी को गोली मार देते हैं। अब तो एक बड़ा कांड हो चुका होता है। सेलम की पत्नी, जो उसे एक भला आदमी समझती थी, को अब पता चलता है कि उसका पति एक चोर और बलात्कारी भी है। गुस्से में वो पुलिस वालों से कहती है, ले जाओ इसे, जो करना है करो। जाते जाते सेलम गुस्से में महाराजा की तरफ देखता है और उसे लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस को उसके बारे में सूचना दी है ताकि उसे पकड़ा जाए। लेकिन असल सच्चाई क्या थी, ये सेलम को भी नहीं पता था। अब सीन शिफ्ट होता है वर्तमान समय में, जहां नकली कचरे का डिब्बा तैयार हो जाता है। कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाती है। जब नल्ला शिवा नकली कचरे का डब्बा बनाकर तैयार करता है, तो वो नटराजन से कहता है, इसको जाकर महाराजा को दे देना और उसके बदले 5 लाख ले लेना। लेकिन यहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है। अगर पुलिस को कचरे का डब्बा मिला है, तो इसका मतलब यह है कि इसे चुराने वाला चोर भी मिल गया होगा। अब चोर को सामने लाना जरूरी है ताकि मालिक को यह बताया जा सके कि ये चोरी कब और कैसे हुई। नटराजन अपने जानकार चोरों को फोन लगाता है और कहता है, तुम्हें कचरे के डब्बे के चुराने वाले चोर की एक्टिंग करनी है मालिक के सामने। लेकिन हर कोई ये काम करने से मना कर देता है। पुलिस वाले आपस में चर्चा करने लगते हैं कि यार, कौन ये एक्टिंग करेगा, जो भी करेगा उसे मैं अच्छा इनाम दूंगा। इन सारी बातों को नल्ला शिवम सुन रहा होता है। वह कहता है, ठीक है, अगर एक्टिंग करनी है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि असल में चोरी क्या हुई थी। अब कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। पुलिस थाने में महाराजा से फिर से पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या था। महाराजा जो बताता है वो सबके होश उड़ा देता है। वो बताता है कि उस रात जब वह अपने घर लौट रहा था, वह वही दिन था जब उसकी बेटी ज्योति अपने कैंप के 10 दिन पूरे करके घर लौट आई थी। उसके जूते फट गए थे और उसने अपने पापा से कहा था कि आते समय मेरे लिए लाल रंग के जूते ले आना। ज्योति घर पहुंचकर अपना बैग नीचे रखती है, नहाती है, कपड़े बदलती है। इस बीच वही 3 गुंडे, सेलम जो 15 साल पहले जेल गया था, और उसके 2 दोस्त धाना और नल्ला शिवा उसके घर में घुस जाते हैं। वे महाराजा का इंतजार कर रहे थे ताकि उससे बदला ले सके, क्योंकि सेलम की पूरी जिंदगी महाराजा की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। जब महाराजा नहीं आता तो वे ज्योति पर अपनी बुरी नजर डालते हैं। नल्ला शिवा ज्योति के साथ 2 बार गलत करता है, फिर धाना भी उसे अपना शिकार बनाता है। धाना तीसरी बार ज्योति के पास जाने ही वाला होता है कि तभी सेलम कहता है, नहीं यार, छोड़ो, उसे कल देख लेंगे, अभी यहाँ से निकलते हैं। जब महाराजा घर आता है और अपनी बेटी की हालत देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। वह पूरे घर में तोड़ फोड़ कर देता है। महाराजा को यह नहीं पता था कि घर में घुसने वाले 3 लोग कौन थे और उसकी बेटी के साथ ये कांड किसने किया था। यही कारण था कि उसने इस पूरे नाटक की योजना बनाई कि उसका कचरे का डब्बा खो गया है और उसे ढूंढने वाले को वह 5 लाख रुपए देगा। उसका असली मकसद उन तीनों का पता लगाना था। जब नल्ला शिवा को पता चलता है कि जिस घर में उन्होंने ज्योति के साथ कांड किया था
उसी घर में अब उसे जाकर चोरी करने वाले की एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो वह घबरा जाता है। वह नटराजन से कहता है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन नटराजन उसे मजबूर करता है। तूने मालिक के सामने हाँ कह दिया, अब चोर को जाना ही पड़ेगा। नल्ला शिवा घबराहट में सेलम को फोन करता है और बताता है, भाई कांड होने वाला है। हम जिस घर में गए थे उसकी बेटी के साथ गलत किया था और अब मुझे उसी के घर जाना पड़ रहा है। सेलम कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तूने कांड किया, अब तू ही भुगत। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां हम देखते हैं कि महाराजा की बेटी, जो इन दरिंदों के हाथों बेदर्दी से घायल हो चुकी थी, जिसका रेप हुआ था, जिसे मारा पीटा गया और जिसके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए थे, अब अस्पताल में भर्ती है। इस बच्ची की मदद वही डॉक्टर कर रहा होता है जिसकी दाढ़ी महाराजा हमेशा बनाता था। इसी डॉक्टर ने इस पूरी योजना को अंजाम देने में महाराजा की मदद की थी। इस प्लान को सेट करने में 4 लोगों का हाथ था। ज्योति की टीचर हाफिजा, महाराजा का दुकान मालिक, डॉक्टर साहब खुद और खुद महाराजा। इन चारों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में यह तय किया कि कैसे आगे बढ़ना है। अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है और पुलिस वाले नल्ला शिवम को पकड़कर महाराजा के घर लाते हैं। इस बीच जब ज्योति के साथ सेक्स स्कैंडल हो रहा था, तब उसने एक मोटे आदमी को धक्का दिया था। उसकी पीठ पर एक मस्सा था जो ज्योति को याद रह जाता है। बाद में जब महाराजा ज्योति के गले मिलकर उसकी पीठ चेक करता है, तो उसे एहसास होता है कि वही मोटे मस्से वाला आदमी पुलिस स्टेशन में भी था और वही उसकी बेटी के साथ कांड करने वालों में से एक था। महाराजा गुस्से में चाकू निकालकर उस आदमी का काम तमाम कर देता है, लेकिन मारने से पहले वो उस आदमी से तीसरे व्यक्ति का नाम भी उगलवा लेता है, जो कि सेलम होता है। अब महाराजा सीधा सेलम को मारने के लिए निकलता है, हालांकि उसे अब भी यह नहीं पता कि सेलम असल में कौन है। जैसे ही महाराजा सेलम के सामने पहुंचता है और उसकी शक्ल देखता है, वो एकदम सन्न रह जाता है। अब यहाँ कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। सेलम और महाराजा के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। सेलम गुस्से में चिल्लाता है, जब मैं घर आया तो मुझे कोई नहीं मिला, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, तुझे मरना ही होगा। लेकिन तब महाराजा उसे सच्चाई बताता है, जिस दिन मैं तुम्हारे घर आया था, मैं पुलिस लेकर नहीं आया था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी सोने की चेन लौटाने आया था, लेकिन पुलिस तुम्हें उठा ले गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारी बीवी के पास गया, लेकिन तब तक वो घर छोड़कर जा चुकी थी। मैंने बहुत दिन तक तुम्हारी बीवी को ढूंढा और जब उसे मिला तो मैंने चेन लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि चोर की चेन है, मैं अपनी बेटी को चोरी का माल नहीं पहनाना चाहती। यह सुनकर सेलम टूट जाता है। फिर महाराजा बताता है कि उस दिन जब ट्रक हादसा हुआ था तो 3 लाशें मिली थीं, एक उसकी बीवी की, एक सेलम की बीवी की और एक महाराजा की छोटी बेटी की। लेकिन जो बच्ची बची थी वो असल में सेलम की बेटी थी, जिसे महाराजा ने अपनी बेटी की तरह पाला था। जब सेलम को ये सच्चाई पता चलती है कि उसने अपनी ही बेटी के साथ ये कांड कर दिया, तो वो दर्द और गिल्ट में खुद को खत्म कर लेता है। वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। अंत में हम देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने सेलम की बेटी के लिए चेन चुनी थी, असल में उसकी असली बेटी ही थी। और इसी के साथ यह बेहतरीन और दिल को झकझोर देने वाली कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी महाराजा फिल्म की कहानी। उम्मीद है कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ये कहानी कैसी लगी और किस सीन ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको और ऐसी कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का इमोजी डाल दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। इसके अलावा आप अगला एक्सप्लेनेशन किस मूवी का देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, हमने कल की 2898 AD नाम की फिल्म को भी एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ नई नई कहानियों के लिए।